जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आपका अभ्यास डिफेंस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 अगस्त को 2025 को हमारा सीएफएफ का एग्ज़ाम है। उस दिन 2 एग्ज़ाम होने हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जैसा कि आप जानते हैं, एंड पेपर 2 जो है सब्जेक्टिव टाइप है। तो इन दोनों पेपर को एग्ज़ाम डे पे हैंडल करने के लिए कुछ डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल रूल्स होने चाहिए जिनको हमें फॉलो करना है। यही हमारी अनविलिंग और विनिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट है जिसको आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। कुछ प्रैक्टिकल रूल्स लिखे हुए हैं जो प्रूवन रूल्स हैं, जिसको मैंने अपनी प्रिपरेशन में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। ये सिर्फ यूं ही नहीं लिखे हुए हैं प्रैक्टिकल रूल्स, इनको मैंने फॉलो किया है, जिसकी वजह से मैंने यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्ज़ाम का प्रीलिम्स पेपर निकाला है, सीएपीएफ का एग्ज़ाम निकाला है, सीडीएस को 2 बार क्वालिफाई किया है, एनडीए का एग्ज़ाम निकाला है। ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं इन स्ट्रेटजी को लास्ट मोमेंट पे फॉलो करके। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि प्रैक्टिकल रूल्स में प्रैक्टिकल रूल नंबर 1 है कि डोंट पैनिक इन एग्ज़ाम। आप कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम डे के दिन पैनिक कर जाते हो, अगर आप अपनी कामनेस को मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी कामनेस को मेंटेन करना। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सबसे पहले अपनी कामनेस को कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि जब भी आप एग्ज़ाम डे से कुछ घंटे पहले जाएंगे तो पहले आपको नॉर्मली तरीके से बिहेव करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एबनॉर्मली तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं। सिंपल तरीके से सोचना है, आपको विजुअलाइज करना है कि हाँ मेरा एक एग्ज़ाम है जिसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1 पेपर 2, 10 से 12 का एग्ज़ाम होगा। मुझे टाइम पे पहुंचना है। अगर टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो जाहिर सी बात है आप पैनिक करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीच देयर विद इन टाइम। 1 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना है। एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने के बाद आपको जो चीज़ भी रिवाइज़ करनी है 1 से 2 घंटे में आप रिवाइज़ करिए, अपने आप को काम करिए। और हाँ, आप प्रीवियस ईयर के पेपर का एक कॉपी लेकर के जाइए। उस प्रीवियस ईयर के पेपर को जो आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो एग्ज़ाम कॉपी मेरे पास है, इसी तरीके एक और एग्ज़ाम अंदर आएगा। तो सिंपल है, आप उसको 2 से 3 बार रीड करिए, 10-15 क्वेश्चन उनको सॉल्व करिए, ताकि आपका दिमाग एमसीक्यू मोड में आ जाए। जैसे ही आपका माइंड एमसीक्यू मोड में आएगा वैसे ही आपको एक एज मिल जाएगा, ताकि अंदर जैसे जाओगे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये सब करोगे तो आपकी कामनेस अपने आप मेंटेन होगी, क्योंकि यू आर फोकसिंग ऑन प्रोसेस। जो प्रोसेस पे फोकस करेगा वो काम रहेगा, जो एंड रिजल्ट पे फोकस करेगा वो काम नहीं रहेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है पैनिक नहीं करना है, सिंपली रिएक्ट करना है। अब दूसरा है, जैसे ही आपको, आप देख रहे हो जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, उस पेपर में आपको क्या करना है कि पहले 2 या 3 मिनट के अंदर उस पेपर को ओपन करके पहले एक एक पेज करके फ्लिप करना है। एक एक पेज करके फ्लिप करना है। एक पेपर को तुरंत स्कैन करके ये देखना है कि ठीक है, इस पे पॉलिटी के क्वेश्चन है, ऊपर अपर पार्ट पे ये पेज होगा। यहाँ पर अगर पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे तो इसके ऊपर आप लिख दोगे पॉलिटी का है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे मान लो है, सपोज दैट ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो अपर पार्ट पे आप क्या लिख दोगे, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट पेज में ऐसे करते जाओगे, 3 मिनट में आपको पूरा पेपर फ्लिप करके देख लेना है। आपको उसी टाइम पे ये भी डिसाइड कर लेना है कि इजी क्वेश्चन शुरुआत में है कि इजी क्वेश्चन लास्ट में है। जैसे ही आप एक चीज डिसाइड कर लोगे कि हाँ इजी क्वेश्चन लास्ट में है और आपका स्ट्रॉन्ग एरिया लास्ट में है, तो आप लास्ट से स्टार्ट करो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। ये सारी जब चीज़ें आप करोगे, पूरे प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो इससे क्या है कि आपकी कामनेस मेंटेन रहेगी। जब 1 बाय 1 क्वेश्चन आप देखोगे ना, तो इससे क्या होगा कि हाँ ये तो चीज़ पढ़ा है, ये क्वेश्चन देख लिया, ये पढ़ा है, ठीक है, ये चीज़ देख लिया। पढ़ना नहीं है पूरा क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ स्कैन करना है, देखना है। अगर पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। सिर्फ स्कैन करना है बस, और कुछ नहीं करना है। दूसरा क्या पॉइंट है, स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आपका सब्जेक्ट पे जो कमांड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप 10 से 15 मिनट में उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चंस कर दोगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तो आपके अंदर जो पैनिक आ रहा था वो काम हो जाएगा, बिल्कुल आप कामनेस के साथ काम करोगे। और जैसे ही आप कामनेस के मोड में आ गए,
वैसे ही आपका क्या होगा कि ज़्यादा बेटर तरीके से क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, डोंट टेक क्वेश्चन एट ईगो। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती कि सपोज दैट कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, तो आप एक क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, अगर कंटिन्यूअसली 4-5 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो आप पैनिक करने लगोगे कि यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तुरंत स्किप कर दो, नहीं आ रहा है तो इसके लिए आपका फोर्थ पॉइंट मैंने इसीलिए लिख रखा है कि पहले राउंड में क्या करना है, आपको 100% और 50% ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो 100% आ रहे हैं उनको करना है, और ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो 50% आ रहे हैं। यहाँ पर 50% का सीधा सा मतलब है कि जहाँ दो ऑप्शन है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से आपको एक स्टेटमेंट आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं देन एंड देयर कर दो। अगर ऐसा आप नहीं करोगे और फिर आकर के सोचोगे नेक्स्ट राउंड में आके कर देंगे, तो इसका मतलब है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको सेकेंड राउंड में कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपको 33% वाले क्वेश्चन करने हैं जिसमें से आपको बहुत ही कम पता है बट बहुत कम पता है। और इसी के दौरान करते हुए आपको ऐसे क्वेश्चन को पूरी तरीके से कट कर देना है जिन क्वेश्चन के बारे में आपको जरा सी बात नहीं पता है, उनको वहीं के वहीं ऐसे क्रॉस का मार्क लगा देना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट राउंड में आओगे तो आपको दिखेगा कि क्रॉस का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपको इस पर अपना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप उन पे टाइम लगाओ जहां पर ये 33% लिखा है, आप ऐसे करके 33% करके लिख भी सकते हो आराम से। इससे क्या होगा, ऐसे लिख करके इसको ऐसे सर्कल कर देना। इन सर्कल करने से क्या होगा, इन सर्कल करने से आपको तुरंत आपको ये दिख जाएगा कि हाँ ये 33% है, इसको सेकेंड राउंड में करेंगे। इसी तरीके से आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ चलोगे तो डेफिनेटली आप एज में रहोगे, आप टाइम को बेटर तरीके से मैनेज कर पाओगे। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली आप कामनेस के साथ काम करोगे, और जितना काम रहोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जिनके बारे में आपको कुछ पता भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं जिनके बारे में लगेगा कि हाँ बहुत बड़े हैं, लेकिन असल में उनको देखा जाए तो वो बड़े जरूर हैं बट बहुत आसानी के साथ वो सॉल्व हो सकते हैं। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। सबसे पहले आपको मैथ सॉल्व नहीं करना है। मैथ कब सॉल्व करना है इस चीज़ का पहले अच्छे से जान लो। 1 घंटा बीतने के बाद ही आपको मैथ्स उठानी है। अगर पहले आप मैथ्स उठाया और आपको 3-4 क्वेश्चन टाइम लगाने के बाद आपने क्या किया कि आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपका तो टाइम जाएगा। टाइम जाने से क्या होगा कि आप क्या है, पैनिक मोड में आ जाओगे, और जैसे पैनिक मोड में आओगे तो बाकी के जितने क्वेश्चन है वो खराब हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आप पूरे ट्रैप में फंस जाओगे, और वो खराब हो गए तो फिर आगे वाले क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपको ये गलती शुरुआत में नहीं करनी है। हाँ, जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो मैथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो जा सकता है, क्योंकि वो क्या है, एक मिनट में 1 मिनट में एक क्वेश्चन करके, वो जितने भी क्वेश्चन आते हैं 15 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट में करके किनारे कर देगा। लेकिन जिसकी मैथ नहीं है, जिन मेजॉरिटी लोगों की मैथ अच्छी नहीं है, वो क्या करेंगे, वो 1 घंटा के बाद ही मैथ्स को छुएंगे। अब आते हैं अपने छठे पॉइंट पे। छठे पॉइंट पे क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओएमआर फिलिंग से रिलेटेड है। ओएमआर को कैसे फिल करना है, सबसे पहले क्या है, शुरुआत में आपको पहले राउंड में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, अब पहला राउंड 1 आवर का हो सकता है, ठीक है, आपने 1 आवर में जितने भी क्वेश्चंस कह दिए हैं, जितने भी क्वेश्चन कर लिए हैं, उन क्वेश्चन को पहले मार्क कर लेना है। ऐसा नहीं करना है कि 15 मिनट किया और फिर 15 मिनट बाद ओएमआर फिल करने लगे, इससे आपका रिदम टूट जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि 1 घंटे में जितने भी 1 राउंड कंप्लीट करना है, 1 राउंड में जितने भी क्वेश्चन हुए उन सभी क्वेश्चन को फिर ओएमआर में फिल करना है। तो ओएमआर को फिल कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या है, आप क्वेश्चन का ऑप्शन देखोगे, उसको वेरीफाई करोगे, देन उसके बाद करके इसको अच्छे से फिल करोगे। इनकम्प्लीट तरीके से ओएमआर को नहीं फिल करना है, अच्छे से फिल करना है। अच्छा, ओएमआर को फिल करने के लिए आपके पास एक ब्लैक बॉल पॉइंट होना चाहिए। उसके लिए आप पेंटोनिक का ब्लैक बॉल पॉइंट ले सकते हो, बहुत अच्छा चलता है, आसानी से आपके ओएमआर फिल हो जाएगी। अच्छा, ओएमआर में सबसे इंपॉर्टेंट कोई वर्ड है तो वो है वेरिफिकेशन। आपने कोई चीज़ देखा तो उसको डबल चेक जरूर करना है कि हाँ ये सही है, उसके बाद ही उस पर काम करना है, वरना क्या है, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। और ओएमआर को लास्ट के लिए नहीं फिल करना है, जैसे ही 1.5 आवर हो गए वैसे ही क्या करना है, हर एक क्वेश्चन करना है, ओएमआर फिल करना है, एक क्वेश्चन करना है, ओएमआर फिल करना है, एक क्वेश्चन करना है, ओएमआर फिल करना है, ऐसे करते जाना है 1.5 घंटे के बाद।
इस चीज़ का बहुत खास तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे उतना क्या है, आप बिल्कुल काम रहेंगे। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो आप लोग क्या है, काम नहीं रहोगे। फिर जैसे ही आपकी कामनेस गई, वैसे ही जाहिर सी बात है कि आप लोग पैनिक मोड में चले जाओगे। इसलिए पैनिक नहीं करना है, आराम से देना है, पेपर है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हम्म, हाँ। फिर उसके बाद जब आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप सोने जाओगे, तो उससे पहले का माइंडसेट क्या होना चाहिए, क्या विजुअलाइजेशन करना है, इसके बारे में जानते हैं। जब आप सोने जाते हो तो आपका माइंड धीरे धीरे क्लोज होने लगता है, उस समय चीज़ें प्रोसेस होती हैं। तो उसी टाइम पे जब आप थोड़ा थोड़ा सोने लगो, तो उस टाइम पे क्या है, आपको विजुलाइज ये करना है कि आप एग्ज़ाम गए, एग्ज़ाम में विजुअल, ये सारी बातें क्या करनी है, विजुलाइज करनी है कि एग्ज़ाम में सेंटर पे पहुंच गए, 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच गए। सेंटर पे पहुंचने के बाद आपने सारा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाया, अंदर एंटर किए, आराम से बैठे, पेपर मिला, पेपर को जब ओपन करने के लिए बोला गया तो ओपन किया आपने, ठीक है। आपको बस ये विजुलाइज करना है लगातार कि अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, समझ में आ गया, पॉलिटी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, हाँ पॉलिटी का है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे साइंस के क्वेश्चन आ गए। ऐसे विजुलाइज करना है लगातार कि नेक्स्ट पेज पे साइंस के क्वेश्चन आ गए, अच्छा ठीक है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। आप ऊपर लिखते जाओ, जो जो प्रोसेस फॉलो करने के लिए बोला है वो आपको अपनी विजुअलाइजेशन में फॉलो करना है, ठीक है। और अपने आप को इस तरीके से विजुलाइज करना है कि आप बिल्कुल शांत हो। जितना काम माइंड रहेगा उतना बेटर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं जब मेरा काम माइंड रहता है, जिनके बारे में मुझे खुद कुछ नहीं पता है। मैं घर पे आके सोचता था कि मैं कैसे इन क्वेश्चंस को कर दिया, क्योंकि उस टाइम क्या था कि मेरा जो माइंड होता था बहुत ही काम होता था, जिसकी वजह से मैं उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाया था। और इसकी वजह से मेरे सीडीएस के एग्ज़ाम निकले। सीडीएस में मैंने 2 बार अच्छे मार्क्स किए हैं, और तीनों आईएमए, ओटीए, आईएमए किया है, ओटीए किया है, एयरफोर्स का निकला था। ये सारे ये सारे मेरे एग्ज़ाम निकले हैं। सीएपीएफ का मैं जब दे रहा था, सीएपीएफ में भी ये मैंने यही टेक्निक अपनाई थी कि किसी भी तरीके से अपने माइंड को काम रखना है। ये तभी होगा जब ये सारे प्रोसेस फॉलो करोगे, विजुअलाइजेशन की, माइंडसेट अच्छा रखोगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे। आपको रिजल्ट पे नहीं फोकस करना है, आपको प्रोसेस पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा आप प्रोसेस पे फोकस करोगे उतना अच्छा होगा। अब क्या एक प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट के साथ कि एक दिन रात में क्या आती है, लोगों को नींद नहीं आती है। ऐसा मेरे साथ भी होता था, कई एग्ज़ाम में हुआ कि मुझे भी नींद नहीं आती थी। लेकिन ठीक है, अगर नींद नहीं आ रही है तो उसको लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको जो प्रोसेस बताया गया है, जो प्रोसेस आपका है, जैसे आप नॉर्मली बिहेव कर रहे हो वैसे हो। अगर नींद नहीं भी आएगी तब भी आप क्या है, पूरे पेपर को अच्छे से करोगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। अगर आपको 2-3 घंटे की भी नींद आ गई, एनफ है पूरा। आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया सभी को? इसलिए जितना काम माइंड रहेगा उतना अच्छा है। अब आते हैं, हाँ एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम सेंटर पे बहुत टाइम पे पहुंचना है। अगर एग्ज़ाम सेंटर पे आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो बहुत दिक्कत है। क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था अभी रिसेंटली सीएससी प्रीलिम्स का, तो क्या हो रहा था कि बहुत से ऐसे लोग थे, बच्चे थे, जिनको एंट्री नहीं मिली थी और उनका लास्ट अटैम्प्ट था। तो इसलिए क्या है, आपका अटैम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको इस सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है। कोशिश करो कि एक दिन पहले अगर सेंटर देख सकते हो तो देखाओ जा करके, नहीं देख सकते हो तो थोड़ा सा 1-2 घंटे पहले पहुंचो। जितना जल्दी पहुंचोगे उतना आप काम रहोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एग्ज़ाम के दिन क्या क्या चीज़ें रिवाइज करनी है। इन सभी के लिए क्या है, आपको एक एक पेज में लिख लेना है, ठीक है, कि मुझे हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, सपोज दैट फैक्ट्स रिवाइज करने हैं आपको, पॉलिटी में आर्टिकल्स याद करने हैं, शेड्यूल्स याद करने हैं, प्रियम्बल की चीज़ें कुछ याद करनी है, ठीक है। आपको थोड़े से पीवाईक्यूज़ के आपने नोट्स बना रखे हैं, उनको देखना है। तो इन सब चीज़ों को क्या है, आपके पास ऐसे एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। जब ये चेकलिस्ट आपके पास होगी तो आप डाइवर्ट नहीं होगे, और आप अपने टाइम को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाओगे, अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। इसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट, जब हमारा पेपर 2 होगा, पेपर 1 देने के बाद, सबसे इंपॉर्टेंट, पेपर 1 देने के बाद आपको पेपर डिस्कस नहीं करना है किसी के भी साथ।
पहले पेपर दे के निकलना है, पेपर 1 को बैग में रखना है, फिर लंच करना है, देन उसके बाद पेपर 2 का जो भी रिवीजन की चेकलिस्ट बनाई कि हाँ ठीक है, एक बार फॉर्मेट देख लिया कि हमको ऐसे का कैसे फॉर्मेट बनाना है, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट कैसे बनाना है, प्रीसिस कैसे है, इन सब चीज़ों का एक बार देख लेना। और हमारे कुछ हमारे ग्रामर रूल्स हैं, ठीक है, हमें अपने ग्रामर रूल्स को भी एक बार देख लेना है, क्योंकि ग्रामर रूल्स लास्ट में देख के जाएंगे तो ईजिली उनको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि क्या हो सकता है कि हो सकता हो भूल गए हो, काफ़ी दिन पहले पढ़े हो, तो क्या है, आपको ग्रामर रूल्स को जरूर से जरूर करना है, क्योंकि ये श्योर शॉर्ट नंबर है आपके और ईजिली आपको मिल जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड। ये डिपेंड करता है कि हमारा जो पेपर आया है वो किस लेवल का है। अगर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया है तो जाहिर सी बात है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे। अगर बहुत इजी आया है तो जाहिर सी बात है आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी इंक्रीज्ड। तो मेरा मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। टोटल 125 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 2 आवर मिलेगा। 2 आवर का मतलब होता है 125 मिनट मिलेंगे। तो 125 मिलने का मतलब क्या है कि आप कम से कम नहीं, 100 क्वेश्चंस तो आप कम से कम अटेम्प्ट करिए, इतना करिए। बहुत से लोग, बहुत से टीचर्स बोलेंगे कि नहीं कम से कम करो, एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए, लेकिन आप खुद ही देखो, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि आपने सपोज दैट 10 क्वेश्चंस हैं, आपने 10 के 10 क्वेश्चंस किए हैं। अब इसमें से मान लीजिए आपके बहुत मरी से मरी हालत में 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और 4 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है कि आपके 2 क्वेश्चन का मार्क्स कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से 2 क्वेश्चन के मार्क्स कटेंगे, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास दो दो क्वेश्चन क्या होंगे, नेट पॉजिटिव आएंगे, और 2 क्वेश्चन का मतलब है 2 इंटू 2 4 मार्क्स। अगर ये डर के मारे अगर यहाँ से आप सिर्फ 3-4 क्वेश्चन करते तो आपको ये नेट पॉजिटिव 4 मार्क्स न मिलते, और कम मिलते, 1 मिलेंगे, 1.5 मिलता, इसके आसपास मिलता, जो कि सही नहीं है। अगर इस लेवल पे आप रिस्क लेने के लिए तैयार, तो डेफिनेटली आपकी रैंक इंप्रूव होगी, ये गारंटी है। अगर आप कम अटेम्प्ट करोगे तो इसका क्या है, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैंने यही किया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करता था, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, 100+ क्वेश्चन। मैंने CAPF में भी यही किया था और UPSC प्रीलिम्स में भी मैंने यही किया है कि मैंने 100 क्वेश्चन में से मैं 97 95 इसके आसपास क्या करता था, मैं अटेम्प्ट करता था। जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते थे मैं अटेम्प्ट करता था, क्योंकि मुझे पता है कि नेट पॉजिटिव आना तय है, कहीं ना कहीं तो आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, एक चीज़ का ये बस ध्यान रखना है कि आपको किस सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे हिस्ट्री में, तो इसका मतलब क्या है कि आपके मोस्टली क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो वहाँ गेसिंग नहीं करनी है। पॉलिटी में गेसिंग नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्शन होते हैं। आपको कहाँ अटेम्प्ट करना है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, जहाँ पर आपको क्या है, ईजिली एलिमिनेट कर सकते हो। इसी में से नेक्स्ट पॉइंट है एलिमिनेशन मेथड। इसका क्या, हाउ टू यूज इट टू इंक्रीज मार्क्स टू गेट हाई रैंक। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक MCQ एप्टीट्यूड होता है। इसमें क्या होता है कि आप कितनी वाइजली तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप उस स्टेटमेंट को पकड़ पा रहे हो। तो एग्जामिनर क्या होता है कि वो स्टेटमेंट को क्या हमेशा क्या करने, अगर उसे गलत बनाना है तो वो स्टेटमेंट को एक्सट्रीम कर देगा। आपको इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पकड़ना है, और जैसे आपने इस एक्सट्रीम स्टेटमेंट को पकड़ा वैसे ही वो स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सट्रीम स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट का सिंपल सा मतलब है कि कहीं पर लिखा होता है ओनली, कहीं पर लिखा होता है लार्जेस्ट। अधिकतर ये क्वेश्चन क्या होते हैं, ये एक्सट्रीम बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको गलत बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसलिए क्या, इस तरीके से क्या, ये मैं पेपर के बाद अच्छे समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में ही गेसिंग करनी है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस में आपको गेसिंग नहीं करनी है। अगर आप हिस्ट्री के क्वेश्चन में गेसिंग करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पॉलिटी के क्वेश्चन में गेसिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। आप हाँ इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, जो इकोनॉमिक्स हो गई है, इकोनॉमिक्स हो गई, कुछ कुछ ऐसी करंट अफेयर्स चीज़ें हो गई जिसमें स्टेटमेंट वाला है, जिसमें आप क्या अपना लॉजिक लगा सकते हो। आपको लॉजिक लगाना है, लॉजिक पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लॉजिक लगाओगे तभी, क्योंकि आपको पता है कि पूरे एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए आपको इस लॉजिकल गेस का सहारा लेना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छी अपनी डिजायर्ड रैंक चाहिए, ठीक है, समझ गए। ओके, अब हम देखते हैं
कि व्हाट शुड बी रिवीजन स्ट्रेटजी इन लास्ट टाइम ऑफ एग्जाम। यहाँ पर क्या है कि आपके एग्जाम से पहले क्या रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए बचे हुए 2 से 3 दिनों में। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपनी कॉपी पे जो भी है वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की रिपीटेड थीम्स लिख लेने हैं। कि पॉलिटी में जैसे सपोज दैट फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। जैसे आपको बताते हैं कि पॉलिटी में सपोज दैट क्या है, पॉलिटी पॉलिटी का ऐसे लिखा और नीचे लिख दिया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, कुछ आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। आपको क्या देखना है, शेड्यूल्स देखने हैं। आपको क्या देखना है, शेड्यूल्स देखने हैं। इसी तरीके से प्रियम्बल, ठीक है। अगर कोई करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है तो करंट अफेयर, हाँ एक बस चीज़ का ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम पे आपको करंट अफेयर के पीछे नहीं भागना है। आपने जितनी भी करंट अफेयर पढ़ी है वो एनफ है, ठीक है। फोकस जो होना चाहिए वो स्टैटिक पे होना चाहिए, क्योंकि स्टैटिक इज अ किंग मेकर। स्टैटिक ही आपके नंबर को बूस्ट करेगा। इसलिए आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उन्हीं को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना अच्छा होगा। क्लियर है ये चीज। अब आते हैं कि शुड हैव डिफरेंट अप्रोच फॉर एवरी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि डिफरेंट अप्रोच की होनी चाहिए। जैसे मैंने कि आपको लॉजिकल गेसिंग के बारे में बताया कि भाई हिस्ट्री के बारे में क्या है कि आपको नहीं पता तो उसको देन एंड देयर कट कर दो। दोबारा उस क्वेश्चन पे अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्टेटमेंट वाइज है। आप पूरी आप देखोगे कि पूरे पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पर स्टेटमेंट 1 दे रखा है, स्टेटमेंट 2 दे रखा है, स्टेटमेंट 3 दे रखा है, स्टेटमेंट 4, और उसके नीचे 1 एंड 2 इस तरीके से कोड करके दे रखा होता है, ठीक है। अब क्या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई एक स्टेटमेंट गलत मिल गया तो उससे रिलेटेड वो जहां होगा उनको कट कर दोगे, इजीली एलिमिनेट कर दोगे। यहाँ पर क्या आता है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। यहाँ पर आता है एलिमिनेशन मेथड, इसे ही एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। कि अगर एक आपका स्टेटमेंट गलत निकल गया तो आप उस पर्टिकुलर कोड को बहुत अच्छे से कट कर सकते हो और आपका आंसर आ जाएगा। ये कैसे प्रैक्टिस करना है, ये आपको लास्ट टाइम पे पीवाईक्यू से प्रैक्टिस करना है। आप 2024 का एग्जाम ले लो, 2023 का, इन दोनों के ओरिजिनल पेपर निकलवाने हैं, ध्यान रखना ओरिजिनल पेपर। और इसको क्या करना है, टाइम बाउंड में प्रैक्टिस करना है ताकि आपका रिदम बना रहे आखिरी दिन तक का। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि हाउ टू रिवाइज हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एट लास्ट टाइम। ये पॉइंट 6 नंबर, कि आप जो भी मैंने जैसे आपको बताया है कि यहाँ पर कि सबसे पहले क्या करना है, आपको आपको ये एक पेज पे चेकलिस्ट बना लेनी है। इस चेकलिस्ट में हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अब इनको रिवाइज कैसे करना है, आप इनको पीवाईक्यूज से मैप करोगे, ठीक है। जो भी हमारे पीवाईक्यूज होंगे, अब पीवाईक्यूज में बोल रखा है कि हाँ प्रियम्बल से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, तो ये यहाँ पर प्रियम्बल लिख दोगे। अब इस प्रियम्बल से भी कुछ स्पेसिफिक एरिया से आ रहा होगा, उस स्पेसिफिक एरिया पे आपको फोकस करना है। जैसे ही आप इस सब चीज़ों को फोकस करोगे तो आपकी जो स्टडी होगी वो टारगेटेड होगी। तो इस टारगेटेड स्टडी ही चाहिए, क्योंकि आपके पास लास्ट टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं है। इस टारगेटेड स्टडी के ही दम पे, टारगेटेड रिवीजन के ही दम पे क्या कर सकते हो, आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और डेफिनेटली इसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। क्योंकि और एक चीज़ और है, लास्ट टाइम तक का एग्ज़ाम से सेंटर के अंदर एंटर करने से पहले तक का आपको रिवाइज करते रहना है। आपको अपने साथ क्या है, नोट्स ले जाने हैं। ऐसा नहीं कि नोट्स नहीं लेगा, कुछ नोट्स ले जाओ, उसे रिवाइज करो अच्छे से, और फिर उसके बाद आसानी के साथ पेपर अटेम्प्ट करो। कुछ पैनिक वैनिक नहीं करना है, आराम से काम करना है, ओके। बस जैसा कि आप जानते हैं ये हम लोग का एक नया चैनल है, आप देख रहे होंगे नया चैनल है। इसमें आपको ये हमारे चैनल की पहली वीडियो है। इस चैनल में क्या है, ये एक ऐसा चैनल है जो एस्पिरेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के द्वारा एस्पिरेंट का है। ये क्या है, एस्पिरेंट फ्रेंडली हमारा चैनल है। अब इसमें क्या है कि हम लोग जो भी यूट्यूब पे एग्जिस्टिंग गैप्स हैं, जो भी लोग पढ़ा रहे हैं उनके जो एग्जिस्टिंग गैप्स हैं उनको हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, आपको कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जैसा कि हम लोग के पेड कोर्सेज में होता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है। जब मैं भी प्रिपरेशन करता था तो मुझे भी कंटेंट नहीं मिलता था, लेकिन क्या है कि आप लोगों की प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, आपकी जितने भी डिफेंस एग्जाम्स हैं, चाहे वो CDS हो, चाहे वो
हमारा एनडीए हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो एफकैट हो, इसके जीएस, मैथ, इंग्लिश, एवरीथिंग वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चाहे वो करंट अफेयर्स हो, डिफेंस करंट अफेयर। अब बहुत लोग क्या है, डिफेंस करंट अफेयर पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ाना अलग चीज़ है, लेकिन उस डिफेंस करंट अफेयर कितनी सारी चीज़ें पूछी जा रही है वो अलग चीज़ है, वो डिफरेंट है। पढ़ाना अलग चीज़ होती है, लेकिन उससे क्या चीज़ें पूछी जाएंगी ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि रेलिवेंट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, फालतू के का कोई भी गार्बेज नहीं प्रोवाइड करेंगे। जो रेलिवेंट होगा, जो हाईली एक्सपेक्टेड होगा, वही करंट अफेयर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा, आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना है, आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पीवाईक्यूज पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। हमारी पूरी पूरी स्टडी पीवाईक्यूज बेस्ड होती है, ठीक है। जितना ज़्यादा पीवाईक्यूज करेंगे उतना अच्छा है। समझ में आ रहा है? जितना अच्छे से हम लोग पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे उतना अच्छा है। तो पीवाईक्यूज प्रोवाइड करेंगे, आपको सॉल्यूशंस उसके प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल डिटेल्ड सॉल्यूशंस होंगे। और सिर्फ पीवाईक्यूज नहीं प्रोवाइड करेंगे, आपको ओरिजिनल पेपर के द्वारा आपको सॉल्व करके दिखाएंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। जब आप इस चीज़ को सीखोगे, इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे कि एक पर्टिकुलर एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, और वो मॉक टेस्ट क्वालिटी मॉक टेस्ट होंगे, सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं होंगे। उनको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि मॉक टेस्ट को कैसे आपको एनालाइज करना है, कैसे इससे आपको इम्प्रूवमेंट करना है, यहाँ से आपको कैसे अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हम लोग एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज लाएंगे। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके एमसीक्यू डेवलपमेंट करवाएंगे कि एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको डेफिनेटली हम लोग एसएसबी मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्या है कि बेसिकली हम लोग भी एस्पिरेंट हैं, हम लोग भी आपको ये चीज़ समझाएंगे कि एसएसबी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करते हैं। हम लोग डिटेल में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, एक पर्सनालिटी को कैसे आपको ग्रूम करना है। ओके, इसके लिए अलग लेक्चर्स आएंगे, अलग हेडिंग्स बनेगी। और हम लोग सिर्फ एसएसबी के बारे में पर्सनालिटी नहीं डेवलप करेंगे, जो भी एसएसबी से रिलेटेड उसके ग्रुप डिस्कशन है, इन सब चीज़ों के बारे में जो भी न्यूज़ है उसके बारे में भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको हम अपने टेलीग्राम पे आपको कंटेंट देंगे, आप उस कंटेंट को फोटो कॉपी निकलवा करके उसको अच्छे से पढ़ना है बस। उसको भी कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग का ये एक नया चैनल है, इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस एस्पिरेंट के बीच में आप फैलाएं, ताकि हम और मोटिवेटेड वे में हो, मोटिवेशन पा करके ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सके। ये गारंटी है कि हम लोग आपको कंप्लीट कंटेंट देंगे, जैसा एक पेड कोर्स में दिया जाता है। इसके बारे में आपको धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस आती जाएंगी वैसे वैसे आपको ये सारे कंटेंट मिलता जाएगा। इसलिए अगर आपको पूरा कंप्लीट कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे शेयर करिए, लाइक करिए। बस आपको बस इतना करना है, सिंपल सा है, बस एक क्लिक करना है, कुछ सेकंड लगते हैं क्लिक करने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी हमारी ये पहली वीडियो है, धीरे धीरे करके हम लोग ढेर सारी वीडियोस लाएंगे, कंप्लीट कोर्सेज लाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पूरा फाउंडेशन कोर्स लाएंगे, उस फाउंडेशन कोर्स में आपको एक एक चीज़ के बारे में दिया जाएगा, आपको टेलीग्राम पे पर डे का शेड्यूल दिया जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप बस क्या है, आपको काम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। हमारा टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, वहाँ पर आपको सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे। हम लोग जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट वॉरियर्स फॉर CAPF 2025 एग्ज़ाम। आप अच्छे से दीजिए। हम लोग जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन भी एक्टिव रहेंगे, जैसा भी एग्ज़ाम होगा आप उसकी चिंता मत करिए। हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस उसका करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। जो भी हम लोग का जो भी एनालिसिस होगा वो भी सॉल्यूशन के साथ होगा। ओके, सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जो भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे, अगर कोई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, और ये भी बताएंगे कि आपका क्या सेफ स्कोर है, कि हाँ आप कट ऑफ को क्लियर कर दोगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं 3 अगस्त को। और हम